बाजार काफी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 125 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी पर 45 अंकों की मजबूती, 0.5% के आसपास की तेजी दिग्गजों में। फोकस दिग्गजों पर ज्यादा है आज खरीदारी के लिहाज से, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपसे बाजार पर राय लूं उससे पहले सब बात करूंगा आपके एनएफओ पर, जो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी एएमसी का जो फंड खुला है मोस्ट फोकस 25, ये आपने जो एनएफओ खोला है 6 मई को जो बंद होने वाला है, पहले ये बताइए इस एनएफओ में किस तरह के शेयरों में इन्वेस्टमेंट होगा और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इसमें निवेश करने का एक अच्छा मौका है? ये जो स्कीम है फोकस 25, क्लियरली बाय द नेम इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पर सिर्फ 25 कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। और एक्चुअली नंबर ऑफ कंपनीज कुड बी लोअर, बट लिमिट है 25 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। और मैक्सिमम एक कंपनी में 10% ऑफ द फंड रहेगा और मिनिमम 2.5%। सो चूँकि इसमें कमिटेड है कि आप 20, 22, 25 स्टॉक ही रखेंगे, सो क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हाई क्वालिटी, हाई ग्रोथ एंड कंपनीज विथ लॉन्जिविटी इन फ्यूचर, इस टाइप का जो QGL जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसके बदौलत बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज के ऊपर ही फोकस रहेगा। और ये बाय एंड होल्ड होगा। इसमें क्या है कि कंपनीज विल नॉट बी बॉट एंड सोल्ड फॉर 3 months, 6 months, 1 year. It will be bought and held for much longer period. लेकिन मिस्टर अग्रवाल, क्या यहाँ पर एक मिक्स रहेगा मिड और साथ ही साथ हैवीवेट स्टॉक्स का? और आपको क्या लग रहा है इस समय, क्या प्राइमरी फोकस लार्जली हैवीवेट्स पर ही रहने वाला है और उसके बाद आप देखेंगे बाजार का मोमेंटम एंड ऑफ कोर्स स्टॉक परफॉर्मेंस देख कुछ मिड कैप्स और स्मॉल मिड कैप्स उसमें ऐड करने का? हाँ जी, इसमें ये स्कीम में करीब 75% तक लार्ज कैप्स होगा, टॉप 200 कंपनीज, और 25% की जो 25% होगा वो 1400 करोड़ से ऊपर के स्टॉक्स होंगे, एक्चुअली $250 billion एंड अबोव। सो लार्जली इट विल बी लार्ज कैप डोमिनेटेड, बट देयर विल बी सम स्प्रिंकल ऑफ हाई ग्रोथ, हाई क्वालिटी मिड कैप्स ऑल्सो। क्या आप कहेंगे यही सही स्ट्रैटेजी है इस समय रिटेल निवेशकों को अपनाने की, कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपने पैसा एलोकेट करना है नई खरीदारी के लिहाज से ही हो तो फोकस प्राइमरीली अब इन हैवीवेट स्टॉक्स पर ही रखा जाए, क्योंकि वहीं पर होपफुली ग्रोथ ड्राइव होती हुई दिखाई देगी रिटर्न्स के लिहाज से? देखिए, द फोकस शुड बी ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स। द होल आइडिया इज दैट यू बाय हाई क्वालिटी एंटरप्राइजेस, हाई क्वालिटी बिजनेसेस एट रीजनेबल प्राइसेस। सो जब आपका पूरा पोर्टफोलियो ही क्वालिटी का होगा तो आगे पीछे आपका जो परफॉर्मेंस जो है वो इंडेक्स से सुपीरियर होगा और आपको एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस भी आएगा। सो यदि छोटे टिकट्स के आपको इन्वेस्ट करने हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और SIP करना है 5,000 रुपये हर महीने का, तो वो सब के लिए क्वालिटी स्टॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप क्वालिटी स्टॉक्स नहीं लेंगे तो खराब स्टॉक्स यदि आप बहुत सस्ता खरीदेंगे तो ही आपको पैसे बनाने की जगह है। लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स में आप यदि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू कीप बाइंग, यू बाय एट एवरेज रीजनेबल प्राइस, एंड द क्वालिटी ऑफ द एंटरप्राइज इटसेल्फ विल हेल्प यू मेक मनी इन द मार्केट। हाँ, राम जी, अब मार्केट पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। अप्रैल की शुरुआत में हमें बड़ा डल सा माहौल लग रहा था, 5500 के नीचे भी निफ्टी फिसलता हुआ दिखा, FIs की कुछ सेलिंग भी होती हुई दिखी, लेकिन 2 हफ्तों में बाद में जो कुछ भी चेंजेस आए हैं, जिस तरह से कमोडिटीज़ के दाम गिरे हैं, गोल्ड के दाम गिरे हैं, क्या लगता है इंडिया के लिए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे लिए थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं और क्या ये सस्टेनेबल है? और उस लिहाज से बाजार का रिएक्शन जो 10% की तेजी का जो बना है वो जायज़ है? हाँ, पिछले 25-30 दिनों में बहुत कुछ बदला है। आई मीन अपार्ट फ्रॉम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो सस्टेन्ड फिस्कल और फिस्कल जो एक कंट्रोल लाना चाह रहे थे, वो तो एक चालू था। उसके ऊपर से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गया, करीब 10% के आसपास नीचे आ गया। ऑयल जो 110-112 के आसपास होता था, अभी क्लियरली 100 के आसपास है। सो वो एक बेंचमार्क जो है बहुत बड़ा है और वो बहुत बड़ा रिलीफ है इंडिया के लिए। गोल्ड जो है काफ़ी कोलैप्स काइंड ऑफ सिचुएशन हो गया, करीब $100-150 वो वहाँ भी निकल गया। सो एवरीथिंग हैज़ वर्क फॉर इंडिया। एंड उसके ऊपर से क्या हुआ है कि आपका जो
स्टिमुलस जो है, जो यूरोप और अमेरिका से चालू था, अब जापान ने भी उतना ही बड़ा स्टिमुलस चालू कर दिया है। और जापान के करेंसी डेप्रिसिएशन के तहत साउथ कोरिया ने भी काउंटर एक्शन चालू कर दिया। सो सब तरफ से एक करेंसी वार और एक स्टिमुलस वार हो रहा है। सो उससे जो एसेट क्लास, कुछ ना कुछ एसेट क्लासेस में बबल होंगे ही होंगे। एंड वी आर सीइंग दैट इक्विटी एसेट क्लासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज लुकिंग समवॉट बेटर, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन US equities moving up, European equities moving up. So I think equity as an asset class is looking much better right now than ever before. और इस बीच एक न्यूज़ जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती हुई दिख रही है वो ये कि QIB को लगभग 4.5 करोड़ शेयर जारी करने की योजना फोर्टिस हेल्थ केयर की तरफ से आती हुई दिख रही है और इसके लिए मंजूरी बोर्ड की तरफ से मिल चुकी है। स्टॉक 1.25% की मजबूती दिखाता हुआ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, उनसे बाजार पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे कौन से सेक्टर्स में इस वक्त है आपके निवेश के मौके। आप हमारे साथ बने रहिए। बाजार इस बीच में थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं आगे की रणनीति पर और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल साहब हैं। अग्रवाल साहब, कल के एक डेवलपमेंट पर आपसे राय लेना चाहता हूं। जिस तरह से पहले हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स और DRGO की डील देखी और अब एविएशन सेक्टर के लीडर जेट एयरवेज में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर इतिहाद की तरफ से। कैसे देख रहे हैं आप इस सेक्टर को और क्या इम्प्लीकेशंस इस सेक्टर के और इस तरह के FDI इन्वेस्टमेंट्स के मार्केट पर पड़ने वाले हैं? एक तो ये दिस इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आफ्टर लिबरेशन, सो क्लियरली ये और आगे काफ़ी डील्स होंगे इसमें और भी FDI आने की उम्मीद है। दूसरा ये कि अब ये बिज़नेस जो है, जो बहुत काफ़ी कुछ लोकलाइज था, अब ये ग्लोबल एक कैरेक्टर लेगा। इसमें जो एतिहाद जो है, इट विल प्रोवाइड ग्लोबल नेटवर्क एंड जेट विल राइड ऑन द लोकल नेटवर्क। सो ये जो कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा और किस टाइप का बिजनेस मॉडल एमर्ज होगा और किस टाइप का कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बनेगा, वो देखना चाहिए। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम you might see some sustainable profitability in the sector, but it is too early to say कि इस सेक्टर में बहुत पैसे बनेंगे। सवाल यही है क्योंकि आपने कहा कि perhaps it's too early to say कि पैसे बनेंगे या नहीं। जो दो चीजें यहाँ पर लोग देख रहे हैं, एक तो कंपनी को मौका मिलेगा अपने डेट को कुछ कम करने का, जो भी है पूंजी एतिहाद की ओर से आती हुई दिखाई देगी, जो लार्जली तमाम एविएशन कंपनियों की प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ इस समय जहां पर डोमेस्टिक सेक्टर में ज्यादा लोड फैक्टर नहीं बढ़ पा रहा है, इंटरनेशनल प्रेजेंस जेट जैसी कंपनी और स्ट्रॉन्ग करती हुई दिखाई देगी, भले ही वो एक स्पेसिफिक सेक्टर में हो मिडिल ईस्ट के। क्या वो काफी है वैल्यूएशंस पर इस कंपनी को एक प्रीमियम दिलाने में अपने पियर्स के कंपैरिजन में, या फिर आपको अब भी लग रहा है कि आइडियाज लाइक अ स्पाइस जेट वुड बी फार मोर अट्रैक्टिव निवेशक के लिहाज से? ये सेक्टर जो है बहुत प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं रहा है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में इस सेक्टर में प्रॉफिट्स बहुत कम बने हैं। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है अभी ये समझने का कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे बनने वाले हैं। एज फार एज दिस डील इज़ कंसर्न, एतिहाद के लिए बाइंग किया है एतिहाद ने, तो एतिहाद के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको अपना जो इंडिया से जो सोर्सिंग है वो बढ़ाने का है, तो उससे जेट से ज़्यादा अच्छा नेटवर्क मिल नहीं सकता है। सो दे विल गेट ऑल द जेट पैसेंजर्स कमिंग फ्रॉम इंडिया फीडिंग इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स वाया एतिहाद नेटवर्क। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो एतिहाद के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और उसके लिए वो उनके खुद के इकोनॉमिक्स जो भी हैं वो हमें नहीं मालूम, लेकिन उनके लिए बहुत वैल्यूबल है। लेकिन वी आर बाइंग जेट एयरवेज शेयर्स, आई मीन राइट नाउ वी आर नॉट बाइंग एतिहाद, वी आर बाइंग जेट एयरवेज। सो जेट एयरवेज का फिनेंशियल्स कैसे रहेंगे वो एक अलग नज़रिया है, और उसके लिए आपको लोकल कंपटीशन और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी ये दोनों मिला के देखना पड़ेगा। उसी कारण मैं बोला कि इट इज़ टू अर्ली टू से हाउ दिस इकोनॉमिक्स विल वर्क, क्योंकि लोकल जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, और ये जो ग्लोबल आउटवर्ड लुकिंग जो ट्रैफिक बनेगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहेगी वो समझना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, बट फिर भी समय देना चाहिए इस वेंचर को। जी रामदेव जी, 3 मई को अब अगली पॉलिसी आने वाली है RBI की तरफ से, और जिस तरह से आपने कहा कि अब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं,
क्या आप उम्मीद करें कि एक एग्रेसिव रेट कट आरबीआई की तरफ से होगा? यदि हाँ, तो उस लिहाज से क्या अब भी आपको रेट सेंसिटिव स्टॉक्स खरीदने का मौका दिखता है? देखिए 3 तारीख को ऐसा समझिएगा कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, लगता नहीं, लेकिन डेफिनेटली लैंग्वेज हैज़ टू चेंज एंड दे हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ जो ग्लोबली जो माहौल बदला है, कॉमोडिटीज़ में जो नरमाव का जो एक माहौल बना है, उसका जायज़ा तो लेना ही पड़ेगा। और उसके तहत यदि वो 25 के बदले 50 बेसिस पॉइंट कट करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो अगले पॉलिसी के लिए काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट 12 मंथ्स में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी मच मोर सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। सो वो एक्सपेक्टेशन से बाजार चल रहा है और एवरीबडी इज़ वेटिंग। पुराना एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो करंट गवर्नर है वो शायद 3 तारीख को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टैंड ना ले, लेकिन फिर भी ऐसी उम्मीद है कि जो स्टैंड होगा, जो आगे के लिए जो पॉलिसी वो बोलेंगे, उसमें काफ़ी नरमाव आएगा। ओके, तो कुछ स्टांस नरमी का देखने को मिल सकता है और रेट कट्स की उम्मीद जरूर की जा सकती है। एक और स्पेस जहां पर हमने देखा है लोग अब काफी बुलिश थे इस साल के लिहाज से, वो है ऑयल एंड गैस। ऑफ कोर्स हमने देखा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अच्छा खासा फंड फ्लो आया है, क्रूड ऑयल सस्ते होने के चलते ओएनजीसी पर फोकस है। आपको क्या अब भी लग रहा है ओएनजीसी, रिलायंस जैसी स्टोरीज ये लीडर साबित हो सकती हैं अगर बाजार को यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी दिखानी है? सही बात है, मेरे ख्याल से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट नंबर 1 नंबर 2 कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, प्रॉफिट्स के हिसाब से, उनका इंपॉर्टेंस इकोनॉमी के हिसाब से। सो सब तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं और पॉलिसी स्टेलमेंट बहुत ज़्यादा था पिछले 5-7 साल में, बहुत तकलीफें थी इस सेक्टर में। और फाइनली गवर्नमेंट ने करेज किया है कि पेट्रोल और डीजल दोनों डीरेगुलेट कर दें और इकोनॉमी कैन सस्टेन। सो ये काम उन्होंने कर दिया है और उनको रियलाइज़ हो गया कि टू कंट्रोल फिजिकल एज वेल एज करंट अकाउंट डेफिसिट, दे हैव टू गेट ऑन टॉप ऑफ दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसिंग। सो ये एक फर्मली जो डिसीजन लिया है और ऊपर से इंटरनेशनल प्राइस हैज़ ऑल्सो बीन हेल्पफुल व्हेन वी एक्टेड। सो ये कॉम्बिनेशन में मेरे को लगता है कि दिस सेक्टर कैन हैव अ ट्रेमेंडस आउटबर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और वही चाहिए बाजार को आगे बढ़ाने के लिए। सो इट हैज़ द पोटेंशियल टू लीड द पैक। लेकिन अब तक जो नंबर्स आए उनसे आपका क्या एक व्यू बन रहा है कि क्या ये रिजल्ट सीजन थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है? और ख़ासतौर से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो आपको काफ़ी पसंद भी है, वहाँ पर नंबर्स काफ़ी मजबूत आते हुए दिखे। अब तक के चारों बैंक्स जिन्होंने नंबर्स दिए हैं प्राइवेट सेक्टर स्पेस से काफ़ी बेहतर दिखे। क्या अब भी इनमें इन्वेस्टमेंट्स के मौके हैं? क्लियरली आई मीन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि क्या है कि अभी भी 2/3 बैंकिंग सिस्टम जो है वो पब्लिक सेक्टर में है, कोऑपरेटिव सेक्टर में है और कंट्री इज़ ग्रोइंग वेरी रैपिडली। तो उसमें क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, सो ब्लू चिप अपॉर्चुनिटीज़ जो है कंज्यूमर साइड है या अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं और ट्रांजेक्शन बेनिफिट्स हैं या फ्लोट बिजनेसेस हैं, वो सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कार्व आउट करते जा रहे हैं अपने बैलेंस शीट में। और जो थोड़ा से जो रिस्की बिजनेसेस हैं वो बिजनेसेस सब पीएसयू बैंक्स में जाके अटकते जा रहे हैं। तो उसी कारण से हो क्या रहा है कि जो परफॉर्मेंस जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, बिकॉज ऑफ 2/3 बीइंग डोमिनेटेड बाय पीएसयू बैंक्स, इज लुकिंग टू बी वेरी वेरी गुड। सो जब तक अग्रेसिव लाइसेंसिंग पॉलिसी ना हो या अग्रेसिव डाइवेस्टमेंट ना हो कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर बीइंग ओन्ड बाय प्राइवेटली विद इन इंडिया, सम अग्रेशन हैपन्स इन द ओनरशिप ऑफ पीएसयू बैंक्स, I think private sector banks will keep doing very well. लेकिन अग्रवाल साहब, इसके अलावा जो कुछ भी इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर हैं, वो चाहे इंफ्रा ले लो या फिर कैपिटल गुड्स ले लो, क्या जिस तरह से आप इकोनॉमी के इम्प्रूवमेंट के संकेत दे रहे हैं, क्या यहाँ पर स्टॉक्स अभी भी उतने तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो वहाँ पर अब खरीदारी करनी चाहिए या फिर कुछ और समय इंतजार करना चाहते हैं आप? क्योंकि नतीजे तो अब भी लगता है कि शायद 1-2 क्वार्टर और खराबी आते हुए दिखे इन कंपनियों के। नतीजे तो अभी एकदम से सुधरेंगे नहीं, शायद पूरा साल ही ऐसे निकल जाए। ऐसा उम्मीद है कि ये साल ही पूरा काफ़ी सबड्यूड रहेगा। 7-8% टोटल ग्रोथ की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ सेंसेक्स ईपीएस। बट हुआ क्या कि जिस सेक्टर में गवर्नमेंट स्टैंड लेते जा रही है, जैसे अभी पावर सेक्टर, एक तो ऑयल एंड गैस हो गया जिसमें पहले अपने बात किए, वहाँ पर काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई है
और भी एक्सप्लोरेशन पॉलिसी और में काफ़ी जोर है। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक करंट अकाउंट डेफिसिट कंटेन करने के लिए एक तो एक्सपोर्ट पुश देंगे ये, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए सब तरह के प्रयत्न करेंगे, और जितना हुआ है उससे भी बहुत ज़्यादा आगे होने वाला है। तो जो सेक्टर्स उससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से बेनिफिट जिनको मिलेगा, जैसे अभी पावर सेक्टर है, अभी आपका पावर सेक्टर में फ्यूल के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो टैरिफ्स के प्रॉब्लम हैं, आई थिंक, एंड देन थर्ड इज योर थेफ्ट एंड T&D लॉसेज एंड ऑल। सो फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स जो है, जो आपको फ्यूल लिंकेज का है और टैरिफ का जो प्रॉब्लम है, वो तो ऐसा लगता है कि दे आर कमिंग ऑन टॉप ऑफ इट, एंड दैट विल रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी इन द इकोनॉमी, एंड विल सी काफ़ी कंपनीज इसमें जो हैं, पावर कंपनीज हैं, कुछ सप्लाई कंपनीज हैं, और इवन कंस्ट्रक्शन कंपनीज विच आर बिजी इन काइंड ऑफ बिल्डिंग अ पावर प्लांट्स एंड ऑल। तो ये सब काफ़ी इसका लिंकेजेस है इनटू कंपनीज। यदि पावर सेक्टर के यदि प्रॉब्लम पूरा एंड टू एंड यदि सॉल्व कर लें वो, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक नया मौका मिलेगा कई कंपनीज को खरीदने का। जी रामदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकाल कर आज अपने NFO और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। ये थे रामदेव अग्रवाल साहब, जॉइंट MD मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो बताते हुए कि बाजार में तेजी का रुझान बेहतर होता हुआ नजर आएगा और खरीदारी के मौके अब भी है। वैसे ही रुझान दिख रहा है बाजार में दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास और 5900 पर पहुंचने की कोशिश करता हुआ निफ्टी। एक्सपायरी के दिन एक बेहद मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों की। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, आगे आपके लेकर आएंगे आवाज IPL। नमस्कार।